एंट्राइटिस पे, ठीक है, और एंटेरिक डिसऑर्डर्स पे, डायरिया पे, कोई ऐसी बात हमने छोड़ी नहीं ना। तकरीबन सारी बीमारियों पे, मेजर बीमारियों पे बातचीत हुई। तो अभी जो प्रोडक्ट मैं इंशाल्लाह आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, इसको मैं थोड़ा सा रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ रिलेट करूंगा। मेजर जो चीज़ें हैं वो इसमें मैं इसके मोड ऑफ एक्शंस के ऊपर बात करूंगा, इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मुझे आपसे, मैं सिर्फ आपको ऐसे ही जल्दी जो है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन बताना चाहता हूँ। तो वैसे किस किस को पता है कि सांस का निज़ाम क्या क्या काम सर अंजाम देता है? सांस लेने यानी अंदर ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के अलावा और क्या काम करता है सुफियान? रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्या काम करता है? बस ये दो काम करता है, सांस लेना, एनर्जी प्रोडक्शन। अच्छा नहीं मुदस्सिर साहब यार टेक्निकल हज़रात तो चलो थोड़ा बहुत बता देंगे। फीड इनटेक ट्रेकिया के जरिए नहीं जाएगी, ठीक है, ये ट्रेकिया के जरिए नहीं, इसोफेगस के जरिए, ये सांस की नाली है, इसमें से फीड नहीं जाती, ठीक है। तो तारिक साहब और क्या काम हो सकता है जी? ये तो रखने ही आपको, ठीक है। अच्छा चलें हम जरा ब्रीफली इसके फंक्शंस को पहले देखते हैं। सबसे पहले तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का इखराज है, ये दो काम हमें पता है। तीसरा सबसे बड़ा अहम काम परिंदों के अंदर वो है रेगुलेशन ऑफ हीट या रिलीज ऑफ हीट, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर। तो हीट स्ट्रेस के अंदर कौन कौन किस किस ने देखा है बर्ड्स को हाँफते हुए, ठीक है। तो उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जरिए वो अपनी हीट को रिलीज करते हैं, ठीक है। आप कुछ कह रहे हैं? जो मैमल्स हैं, ममालियां हैं, हम हैं, ठीक है, हमारे बॉडी के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीना आता है तो हमारी बॉडी जो है ना जी वो हीट डिसिपेट करती है। बर्ड्स जो है वो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए करते हैं, मुंह खोल के हाँफना। ओह यस। फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स हैं, कुछ केमिकल्स की डिटॉक्सिफिकेशन भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है, ठीक है। और इसके नतीजे में जिस्म की जो पीएच है, एसिड बेस जो बैलेंस है, उसको भी एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में शामिल हो जाए या उसका बाहर निकालना, ये डायरेक्टली ब्लड की पीएच के साथ रिलेटेड है। और फाइनली वोकलाइजेशन, आवाज जो निकलती है ना जी मौलाना, इसका सबसे बड़ा जो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ना होता तो मैं बोल ना रहा होता, ठीक है, आप मुर्गे की बांग ना सुनते, ठीक है। तो ये बोलना जो है वोकलाइजेशन, ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से है, ठीक है। अच्छा बात कर रहा था कि हम एयर सैकुलाइटिस की बात करते हैं बार, तो जस्ट सिर्फ एक छोटा सा ओवरव्यू देने के लिए कि बर्ड्स जो हैं इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम ममालिया जानवरों से थोड़ा मुख्तलिफ है, ठीक है। कुदरत ने इनको कुछ एयर सैक्स दिए हैं। आप ये देखिएगा कि ये इनके लंग्स हैं 1 और 2, ये लंग्स हैं, ठीक है, छोटे हैं। लेकिन चूंकि ये आमतौर पर जो मैं ओवरऑल बर्ड्स की बात करता हूँ, उड़ते हैं, उड़ने की सलाहियत रखते हैं, तो इनको जरूरत होती है ज्यादा ऑक्सीजन की। नॉर्मली परिंदों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो उसके लिए अल्लाह ने इनको हवा की कुछ थैलियां दी हैं जिनको एयर सैक्स कहा जाता है। अब नोट कीजिएगा कि ये एयर सैक है जी, ये पॉकेट है जिसको क्लेविकुलर एयर सैक कहा जाता है, ठीक है। फिर ये सर्वाइकल एयर सैक है ये वाला, ठीक है। ये इंटीरियर थोरेसिक एयर सैक है, ये आप देखेंगे कि दो की शक्ल में है ना, एक इधर है एक इधर है, ये वाला भी एक इधर है एक इधर है, ठीक है। इस तरीके से पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक है, और ये एब्डोमिनल एयर सैक्स है, ओके। और ये टोटल बनते हैं 9, एक ये वाला, बाकी एक जोड़ा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो कितने एयर सैक्स हुए परिंदों के अंदर? 9, ठीक है। और ये सब के सब इसलिए काम आते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना कि जब बर्ड सांस लेता है तो कुछ देर के लिए स्टोर होती है, ठीक है, क्योंकि उसने उड़ना होता है परिंदों ने, ठीक है। और आमतौर पर माइकोप्लाज्मा की बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। तो लंग्स पर हमला आवर होने से पहले इकोलाई इन एयर सैक्स को डैमेज करता है, इनको डैमेज करेगा तो इधर पहुंचेगा ना, ठीक है। तो इसलिए एयर सैकुलाइटिस, अगर माइकोप्लाज्मा का हमला हो या ना हो, सांस की बीमारी,
जो है वो इधर से भी स्टार्ट होती है, और इकोलाई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज करने का एक सबब है, इकोलाई, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई साहब ये कहते हैं कि फॉस्फोमैक्स या बोरोलिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं एयर सैकुलाइटिस, यस यू कैन। क्यों? ये एयर सैक्स के अंदर जो प्रॉब्लम है इकोलाई की वजह से, दैट कैन बी ट्रीटेड, ठीक है। एयर सैकुलाइटिस ऐसा चैप्टर है हजरत जी, प्यारे दोस्तों, जिसको बहुत सारे लोग माइकोप्लाज्मा से रिलेट करते हैं, लेकिन एयर सैकुलाइटिस एक ब्रॉड टर्म है, माइकोप्लाज्मोसिस उसके अंदर आती है। मेरी बात समझे? माइकोप्लाज्मा एक हिस्सा है उसका, एयर सैकुलाइटिस का, लेकिन एज ए होल जो बीमारी है उसको कहा जाता है एयर सैकुलाइटिस। वो माइकोप्लाज्मा की वजह से भी हो सकती है, वो इकोलाई की वजह से भी हो सकती है, या किसी और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है जो निमोनिया का बाइस बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये लंग्स की पिक्चर है। अच्छा, एयर सैक्स ये मैंने थोड़े बता दिए, जरा इसको क्विकली कर लेते हैं। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिजीजेस का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। कल से हमने काफी सारी बीमारियां देखी, जनरल साइंस हैं, मोर्टेलिटी होने लग जाती है जी। ये एयर सैक्स में ब्लड फ्लो मतलब पहुंचता है, इसको क्लियर कर रहे हैं जी जी, थ्रू वेन्स, थ्रू वेरी माइन्यूट कैपिलरीज होती हैं इसके साथ अटैच, जो यहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ले जाती हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती हैं। तो जो 9 एयर सैक्स हैं उन सब में, ये सब में, ठीक है सर। इसकी ब्लड की कम यानी कि होने की वजह से वहाँ पे माइकोप्लाज्मा ज़्यादा ग्रो करते हैं? नहीं, ये वजह नहीं है। एयर सैक्स का बुनियादी फंक्शन ये है कि उन्होंने हवा को स्टोर करना है, ऑक्सीजन को स्टोर करना होगा, ठीक है, क्योंकि उन बर्ड को ज्यादा रिक्वायरमेंट है और उसके लंग्स छोटे हैं, लंग्स छोटे हैं ना जी उसके, ठीक है। तो उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन के लिए कुदरत ने उनको 9 एयर सैक्स दिए हैं, ठीक है। और खास तौर पर चले अभी ब्रॉयलर में बात आगे चल के करते हैं। जनरल साइंस जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के, हम देखते हैं कि मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, एनोरेक्सिया हो जाता है। एनोरेक्सिया डॉक्टर हजरात कोई ना बताएं, सुफियान किसे कहते हैं एनोरेक्सिया? ऑफ फीड हो जाने को कहते हैं, ठीक है। एनोरेक्सिया, फीवर, बुखार हो जाता है, लिथार्जी, बर्ड सुस्त हो जाते हैं, कफिंग, खांसी आने लगती है, स्नीजिंग, छींके मारने लगते हैं, रेल्स, वीजिंग, सीटी की आवाज जी, सीटियों की आवाज आती है जी, रेल्स, वीजिंग, नेजल और ऑकुलर डिस्चार्ज है, यानी जो उसके नॉस्ट्रल्स हैं, नाक से और मुंह से डिस्चार्ज निकलता है। स्वोलन हेड, जैसे कल आप स्वोलन हेड सिंड्रोम की बात कर रहे थे, सर सूज जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेम्ड आईलिड्स और आंखें जो है वो सूज जाती है ना, ये जनरल साइंस है। कुछ ग्रॉस लीजन्स हैं, ये मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, मैं कोई टिपिकली किसी खास बीमारी के ऊपर बात नहीं कर रहा, ठीक है। उसमें ग्रॉस लीजन्स हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ हेड टिश्यूज है, नेजल कैविटी है, कंजक्टिवाइटिस है, ट्रेकाइटिस है, न्यूमोनिया है, एयर सैकुलाइटिस है, पॉलीसेरोसाइटिस है, ठीक है। ये सारी इसकी अलामात हैं, ये पिक्चर्स हैं। अच्छा, अब रूल आउट क्या करना है हमें ना, कौन सी बीमारी जो है वो चल रही है। अगर हम वायरल प्रॉब्लम्स की बात करें तो उसमें न्यूकासल, आईपी, आईएलटी, एवियन इन्फ्लुएंजा, कल भी बात हुई थी इन मौजूआत पर। और अगर हम बात करें बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स की, माइकोप्लाज्मोसिस की, कल 4 स्पीशीज की बात की वहां साहब ने, कोलीबैक्यूलोसिस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये भी इज आल्सो रीजन फॉर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। इसलिए इकोलाई को सिर्फ जो है ना जी वो गट तक का माइक्रोब ना समझा जाए। फाउल कॉलरा जिसका कास्टिव एजेंट है पास्चुरेला मल्टोसिडा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और इन्फेक्शियस कोराइजा और टर्की कोराइजा, खैर टर्की हमारे इधर नहीं होता। अस्परजिलोसिस है जो कि फंगल प्रॉब्लम है, और क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस और गेप वर्म्स जो कि पैरासिटिक डिसऑर्डर्स हैं, इनकी वजह से भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ट्रिकिया के ऊपर बात करना चाहेंगे कि ट्रिकिया जो है वो क्या है। कल भी जैसे मैंने बात की कि ट्रिकिया जो है सांस की नाली को कहते हैं। खुराक की नाली, ये देखें, खुराक की नाली और होती है और सांस की नाली और होती है, ये साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि खुराक सांस की नाली में खुराक चली जाए, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो तो डेथ हो जाती है,
ठीक है, इसके लिए कुदरत ने यहाँ पे एक ढक्कन रखा होता है ना, जब हम खाना खाते हैं तो वो बंद हो जाता है। अच्छा, सांस की नाली के अंदर कुछ बालनुमा साख्ते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं। ठीक है, कल ये भी बात हुई थी कि सांस की नाली के खुलिए जो है वो म्यूकस पैदा करते रहते हैं जो कि चिपचिपा, यहाँ ये बातें क्लियर है ना, इसलिए मैं जरा जल्दी इसको गुजारूंगा। जो ही कोई जरासीम या जर्रा हमलावर होने की कोशिश करता है तो ये बालनुमा साख्ते और म्यूकस इसको काबू करके बाहर निकाल देते हैं। समटाइम्स शदीद जरासीमी हमले के दौरान म्यूकस की पैदावार ना सिर्फ बढ़ जाती है बल्कि ये गाढ़ा भी होने लगता है, जिसकी वजह से सांस की नाली में जगह की कमी से हवा का गुजर बेहतर नहीं हो पाता। ठीक है, ये भी कल हमने देखा था कि किस तरीके से म्यूकस बहुत ज्यादा पैदा हो जाता है और वो ब्लॉकेज कर देता है। इशफाक साहब, ये कल बात हुई थी ना सारी तसल्ली के साथ कि इस पे बात करने की जरूरत है। अच्छा, दम घुटने लगता है और मौत वाकई हो जाती है। बर्ड जो है वो उनको जब सांस नहीं आती तो वो मर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, म्यूकस जो है बेसिकली कल मैंने कहा था कि इट्स अ जेल लाइक, इसका जेल किस किस ने देखी हुई है? जेल हमने देखी हुई है ना जेल। वो जेल जो है वो पानी की तरह होती है या थोड़ी थिक होती है? थिक होती है। विस्को इलास्टिक है, यानी इसकी विस्कोसिटी भी ज्यादा है और इसको इलास्टिसिटी भी है इसके अंदर। ठीक है, खींचा जा सकता है और इट इज एडहेसिव, चिपकने की सलाहियत रखती है। ठीक है, ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आगे इससे रिलेटेड चीजें जो है वो आने वाली है ना, तो ये हमें म्यूकस की जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, जैसे मैंने बताया कि ट्रिकिया के अंदर जो सांस की नाली है सुफियान, उसके अंदर ये जो खुलिये हैं इनके ऊपर ये बालनुमा साख्ते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है। ये वाले, ठीक है जी, ये बालनुमा साख्ते हैं। ठीक है, और ये इसके ऊपर जो ग्रीन कलर की लेयर है ये म्यूकस की लेयर है। ठीक है, मुस्तफा जी मेरे साथ है ना? जी जी सर। ये सीलिया है और ये उसके ऊपर म्यूकस की लेयर बिछी हुई है। ठीक है, नीचे वाली लेयर की अभी हम बात नहीं करते। ठीक है, अब होता क्या है कि कोई भी पार्टिकल आया, ये वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि वो इस तरीके से जो है ये इन सीलिया के अंदर आके कैप्चर हो जाए। अगर ये इसको कैप्चर ना कर सके तो होगा क्या कि ये इधर से गुजर के नीचे चला जाएगा, एक बात। अगर दूसरा तरीका ये है कि ये इस म्यूकस के अंदर ये फंस जाए। अब देखें बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कितने तरीकों से काम करता है। पहले तरीके में उसके जो सीलिया है वो उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 पे ये जो म्यूकस है ये चूंकि चिपचिपा है, एडहेसिव है, ये इसको अपने साथ चिपकाने की कोशिश करेगा। और अगर ये इधर से भी बच गया, ठीक है, ये चूंकि म्यूकस की डायरेक्शन आप देखें ना आगे की तरफ है, ऐसे ये लहर की तरह है, लहर चलती है ना ऐसे, ये इसकी मूवमेंट है, ये ऐसे 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 करता है। ठीक है, तो ये आगे मैक्रोफेजेस हैं। अगर ये इधर से भी बच गया, इन दो जगहों से भी बच गया, तो वो इसको पकड़ लेंगे। जैसे मैंने सुबह फैगोसाइटोसिस का अमल बताया था, वो इसको इनगल्फ करेंगे और इसको मार देंगे। और अगर ये तीनों काम ना हुए तो फिर ये हजरत जरासीम साहब हैं, ये ब्लड के अंदर चले जाएंगे और वहां पे इंफेक्शन काज करेंगे। जी, मैक्रोफेजेस कहां पे हैं? ये जो आपने पिक्टोरियल दिखाया है, ये मैक्रोफेजेस उधर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है, ट्रेकिया के अंदर है। हाँ, ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई चीज हमलावर होती है ना, तो मैंने सुबह भी बताया था कि फेगोसाइट्स उधर इकट्ठे होने लग जाते हैं। ठीक है, हाँ, वैसे वो पूरी बॉडी में घूम रहे हैं। ठीक है, लेकिन उनको जब सिग्नल मिलता है ना कि भाई फलां जगह अटैक हुआ है, पहुंचो सारे, फिर वो सारे के सारे उस जगह पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। ये अब देखिए सिग्नल तो मिल गया उनको कि भाई ये आ गया, इसको रोको। तो पहले नंबर पे उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सीलिया की मदद से रोकने की कोशिश की। ठीक है, ठीक है, ये पहले बेचारी पुलिस खड़ी थी, ठीक है, फिर पीछे कुछ पैरामिलिट्री खड़ी थी, रेंजर थी, तो अब उनसे भी नहीं काबू हुआ तो फिर वो हमलावर हो गया ना।
ठीक है, ये जैसे उन्होंने अपनी सिक्योरिटी की लेयर्स बनाई होती है ना, ऐसे ही जिस्म का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो निजाम है, इसका मतलब ये है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये इटसेल्फ इसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी है, ठीक है, इसका अपना डिफेंस मैकेनिज्म भी है, और अगर वो डिस्टर्ब होता है तो बीमारी जो है वो फैलती है। आप देखिए अल्लाह ने कैसा निजाम रखा है कि पहले इधर, और ये तकरीबन यही तरीकाकार हमारे ह्यूमंस के अंदर भी यही होता है। ऐसे नहीं होता कि भी वो डायरेक्ट ही जो है ना जी हम वन फाइन मॉर्निंग उठे और गला खराब हो, ये सारा काम हो रहा होता है, ठीक है जी। अच्छा, बात की थी, और वो बात ये थी, मैंने कल म्यूकोसिलरी मूवमेंट के बारे में बात की थी। ये जो स्टेप 2 है, ये जैसे लहर चल रही है ना, ये लहर इसको कहते हैं ये कि म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, यानी अगर ये लहर ऐसे ऐसे चल रही है ना तो ये उसको बाहर निकालने की कोशिश होती है, इसको कहा जाता है म्यूकोसिलरी क्लियरेंस, कि भाई पार्टिकल आया है, इसको कैप्चर करो, इसको क्लियर करो, ठीक है। और ये मैक्रोफेज की फेगोसाइटोसिस है, और फिर ये आगे चलेगी। अच्छा, जो म्यूकस है वो नेजल डिस्चार्ज के थ्रू और ये जो स्नीजिंग कफिंग होती है वही से स्ट्रीट आउट होना है, या वो आगे चला जाता है क्रॉप गिजर्ड वाली साइड पे? जो देखें जो नहीं उधर इतना इसका नहीं, वो उधर नहीं जाता, ये नेजल डिस्चार्ज के जरिए ही बाहर आता है, और नेजल और मुंह चूंकि आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये जो नॉस्ट्रल्स हैं ये मुंह के साथ कनेक्टेड है, तो वो इधर से निकलेगा या नोस्ट्रल से निकलेगा, उधर नहीं जाएगा। तो अगर आप खुद लेके जाएंगे तो वो चला जाएगा, नहीं उधर नहीं जाएगा, वो क्रॉप में नहीं जा सकता। जी जनाब, सर ट्रैकिंग में जो है उसमें तो के म्यूकस खुद जनरेट हो रहा है, तो ये सांस लेने में तो दुश्वारी होगी, क्योंकि म्यूकस तो हम ब्रोमैजिन है जिसका, तो वो आप कह रहे हैं कि मैंने कल अर्ज की थी सुफियान के म्यूकस पैदा होना जिस्म का नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मली देखो ना, हमारा नाक जो है इसमें वो चिपचिपाहट होती है कि नहीं, ये इसका नॉर्मल फंक्शन है, होती है नॉर्मली कि नहीं होती है, लेकिन जब नजला लगता है तो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जो नॉर्मली थोड़ा बहुत उसने पैदा होना वो जिस्म का नॉर्मल फंक्शन है, वो उसने करना है, ठीक है। म्यूकस क्यों ज्यादा पैदा होता है, ये मैं आज इंशाल्लाह उस पर, मैं आपके सवाल मेरे जहन में है सारे, ठीक है, वो मैं उस पर बिल्कुल मेरी तैयारी है, उसमें आएंगे हम और बड़े अच्छे से आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये चीज हुई कि हमने देखा कि उधर ये सारा मामला जो है ना जी वो बन गया। दूसरा, अगर हम ये देखें कि किसी वजह से कोई बैक्टीरिया अगर हमलावर होते हैं, ये जो पहली पिक्चर है ये ब्लड, ये एयर का नॉर्मल फ्लूइड जो उसका नॉर्मल फ्लो है ना, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये कोई सीलिएटेड सेल्स है ना, ये सीलिया लगे हुए, थोड़ा सा इसको बनाया गया ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया हमलावर होता है तो इन सीलिया को डैमेज करता है। अब ये देखें कि इनकी यूनिफॉर्मिटी है इस तरीके से, इसी वजह से ये फ्लूइड ठीक से पास ऑन हो रहा है, या इसको आप एयर फ्लो भी कह सकते हैं कि वो सही से पास ऑन हो रहा है। लेकिन जब वो किसी सेल्स को डैमेज करेगा, सीलिएटेड, कल हमने देखा था ना कि कुछ माइक्रोब्स जो थे वो सीलिएटेड सेल्स को डैमेज कर रहे थे। वो डैमेज करना ये है कि उसको आड़ा तिरछा कर देगा, इसको डैमेज करेगा, तो अब ये जो एयर फ्लो है क्या ऐसे यूनिफॉर्म हो सकता है? नहीं होगा। ये क्या होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा फंसना शुरू हो जाएगा। ये फ्लूइड जो है ना जी, वो म्यूकस जो है, जब ये सारा सिलसिला होगा तो ये म्यूकस जो है ये नॉर्मल फ्लो नहीं होगा, इसका रुक जाएगा, उधर आया रेशा हो गया, ठीक है, आगे रेशा हो गया। सीलिया के जो सेल हैं उनको बैक्टीरिया डैमेज करेगा। सीलिएटेड सेल्स हैं, सीलिया के सेल नहीं है, ये सेल है जिनके ऊपर सीलिया है, बालनुमा साख्तें जो है, ये सेल, इनको कोई भी बैक्टीरिया डैमेज करेगा तो इनकी शक्ल जो है वो बिगड़ जाएगी और इनसफिशिएंट फ्लूइड फ्लो होगा। अल्टीमेटली क्या होगा कि ये इधर रेशा जमा होना शुरू हो जाएगा। ये देखो ना, हैप्पैजर्ड हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अगर सीधा चलता रहता तो चलो सूरत ठीक रहती, ठीक है, चले। अच्छा, ये दो तस्वीरें तो मैंने ली थी इंटरनेट से।
अब जो तस्वीर मैं आपको बताने लगा ये प्रोसेस फ्लो, जैसे सदाम साहब ने कहा कि मुझे बहुत सारे पेजेस पढ़ने पड़े, उसके बाद ये मैंने फ्लो बनाया है आप लोगों के लिए कि कैसे जो है वो चीज़ें होती हैं। किसी भी किस्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रेस आए अगर, ठीक है, किसी भी किस्म का, शेड में अमोनिया ज़्यादा है, ठीक है, धूल मिट्टी ज़्यादा है, ठीक है, हाँ, टेम्परेचर वेरिएशन है, गंदम की कटाई हो गई है, थ्रेशर चल रहे हैं बाहर, डस्ट आती है ना, डस्ट पार्टिकल्स, किसी किस्म का रेस्पिरेटरी स्ट्रेस आएगा तो सबसे पहले भाईजान वो किसको ट्रिगर करेगा? म्यूकस प्रोडक्शन को। म्यूकस प्रोडक्शन तेज हो जाएगी, म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। उसके नतीजे में क्या होगा कि म्यूकस जो है ना सिर्फ ज्यादा पैदा होगा बल्कि वो थिक होना शुरू हो जाएगा, और म्यूकस की जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर इसका, उसके अंदर जो चीजें शामिल है उनको कहा जाता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। यानी ये बकायदा इसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स हैं कि वो आपस में चेन बनाते हैं ऐसे, ठीक है, और वो आपस में इकट्ठे होते हैं। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं म्यूकस के अंदर। आप मुस्कुरा रहे हैं कुछ है? हाँ, हम पूछे आस्क। हाँ, गुड, वेरी गुड। पॉलीसेकेराइड्स है, हर पॉलीसेकेराइड जो है ना वो मीठा नहीं है। सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स जो हैं उनमें स्वीटनर है, हर पॉलीसेकेराइड मीठा नहीं है, ये भी आपको बता दें, नंबर 1। नंबर 2, ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं। These are not normal polysaccharides. These have been originated from mucus. Okay? तो ये थिक म्यूकस है, इसके अंदर ये बकायदा जो है थिक फाइब्रस म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स बन जाते हैं, थिक हो जाता है, ठीक है। उसके नतीजे में क्या होता है जी कि जब ये थिक हो जाता है और जिसको प्लग कहा जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है ना, ये बेसिकली जो प्लग है ना सुफियान, ये इस म्यूकस का थिक हुआ पोर्शन है, वो जो तीला बन जाता है जी, प्लग बन जाते हैं ना बेसिकली, वो बेसिकली थिक म्यूकस है। और वो उसके इमरान भाई जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स हैं वो आपस में ज्यादा टाइटली पैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्लग बन जाता है। ओके, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है और डेथ ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, परिंदों की मौत वाकई हो जाती है। अच्छा, ये पता नहीं सही समझ आएगी कि नहीं आपको, लेकिन ये नजर आ रहा है वैसे, नहीं तो मैंने इसके आगे टेबल भी बनाया। अच्छा जी, अब मैं आने लगा जी म्यूको एक्टिव ड्रग्स के ऊपर ना। अब ये बड़ा अहम ये बात है, मैं इस पे ना जी थोड़ा टाइम लगाना चाहता हूँ कि मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, खास तौर पर जो म्यूकस के ऊपर काम करती हैं, उनकी 4 इकसाम है। 4 इकसाम है। पहली है एक्सपेक्टोरेंट्स, हम देखेंगे ये क्या काम करती हैं। दूसरी है म्यूकोलिटिक्स, तीसरी है म्यूकोकाइनेटिक्स, चौथी है म्यूकोरेगुलेटर्स। कितनी क्लासेस है जी? 4 है जी। जी डायलेटर है वो नहीं काम करेगी हजरत जी, मैं अभी सिर्फ उन ब्रोंकोडायलेटर का म्यूकस के ऊपर कोई काम नहीं है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा उसका काम किधर है। यही तो फर्क है, ठीक है, कि लोग ब्रोंकोडायलेटर को एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं, एक्सपेक्टोरेंट को ब्रोंकोडायलेटर और समटाइम मिक्स कर देते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जनाब, दूसरी म्यूकोलिटिक्स हैं, तीसरी म्यूकोकाइनेटिक्स हैं। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अज़ीज़ मार्केट में किसी बंदे को डीएमजी के अलावा इन क्लासेस का नहीं पता होगा, ये मुझे इतना यकीन है, ठीक है। और चौथी है म्यूकोरेगुलेटर्स। ये जो मैंने इधर ये पिक्चर लगाई है, ये एक रिसर्च पेपर से मैंने ली है ना, ठीक है, जिसको मैं, ये म्यूको एक्टिव ड्रग्स हैं, ठीक है, इनकी क्लासेस हैं, ठीक है। अब देखिएगा जरा इनका काम हम देखते हैं कि एक्सपेक्टोरेंट का काम क्या है, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट का काम ये है कि इट विल इंक्रीज म्यूकस सिक्रीशन वॉल्यूम एंड और हाइड्रेशन फॉर मोर प्रोडक्टिव कफ। एक्सपेक्टोरेंट का काम ये है कि ये म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये म्यूकस की पैदावार को ज्यादा कर देते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स जो है,
ठीक है, उसको बढ़ाते हैं, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल उसने दी हुई है गुआफेंसिन। दिस इज वन एग्जांपल फॉर एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है जी, दिस इज वन एग्जांपल जिसको हम कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट का काम क्या है जी कि ये म्यूकस के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। सर हमें तो काम करना चाहिए। नहीं कम नहीं करना ना। अगर एक चीज फॉर एग्जांपल बर्फ का ब्लॉक पड़ा हो और वो फॉर एग्जांपल इस एसी के अंदर अब बर्फ का ब्लॉक फंसा हो, तो आप क्या करेंगे? आप पानी डालेंगे ताकि वो नरम और निकल जाए। तो म्यूकस की प्रोडक्शन इसलिए बढ़ानी है कि जो म्यूकस सख्त हो चुका हुआ है वो उसको डाइल्यूट करे। जितना ज्यादा वो वॉल्यूम उसका पैदा होगा उतना ही उसको वो तोड़ने में हेल्प करेगा। तोड़ने में नहीं बल्कि उसको निकालने में हेल्प करेगा। सर इसमें विस्कोसिटी का रोल होगा ना म्यूकस का? जी जी, क्योंकि वो वॉल्यूम देखे ना बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड हाइड्रेशन, वो ज्यादा पानी की तरह म्यूकस आएगा। लेस आप देखते हैं जब सम टाइम नजला लगता है तो ज्यादा परुलेंट आता है, सख्त आता है। सम टाइम वो बिल्कुल ऐसे जैसे पानी यार निकल रहा है। आप ऐसे करते हो वहां से शुरू करके जनाब पानी निकलता। ठीक, यस। तो ये म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। गुआफेंसिन इज वन एग्जांपल। कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। दूसरी एग्जांपल जो है वो म्यूकोलिटिक्स की है। ठीक है, ये म्यूकोलिटिक्स का काम ये है कि ये मैंने जैसे इमरान भाई म्यूकोपॉलीसैकेराइड का नाम लिया ना, ये उस म्यूकोपॉलीसैकेराइड को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, उसके टर्शरी स्ट्रक्चर्स को ब्रेक डाउन करते हैं। एक एग्जांपल ब्रोमहेक्सेन की है, दूसरी एग्जांपल N-एसिटाइलसिस्टीन की है जो इस पेपर वाले ने दी हुई है। मैंने इसको NA ही कॉपी किया हुआ, लेकिन ब्रोमहेक्सेन इज आल्सो म्यूकोलिटिक एजेंट। वो क्या काम करती है कि जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है, जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स इनको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, तो वो इसको ब्रेक डाउन करना शुरू कर देंगे। जब ब्रेक डाउन होगी एक बड़े मॉलिक्यूल की, तो उसको बाहर निकालना आसान है जी, म्यूकोलिटिक हो गया ना, फिर वो निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा। तीसरी जो किस्म है ना जी वो है म्यूकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब देखिए नाम में भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। काइनेटिक का मतलब ये है कि ये म्यूकस की ट्रांसपोर्टेबिलिटी को बढ़ाती है बाय म्यूकोसिलरी ट्रांसपोर्ट, यानी जो सीलिया हैं उनकी मदद से जो म्यूकस है उसकी जो ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ाया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। इसकी एग्जांपल है एम्ब्रोक्सल। आपको मार्केट में प्रोडक्ट्स नजर आएंगी एम्ब्रोक्सल, है ना जी। एम्ब्रोक्सल जो है ये ब्रोमहेक्सेन का मेटाबोलाइट है, ये मैं आपको बता दूं। इसका वालिद मोहतरम है वो ब्रोमहेक्सेन है, ये इसका मेटाबोलाइट है। ठीक है, इसको ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं इसको। ये एक पार्ट है सिर्फ। तो ये क्या करता है जी, ये म्यूकस की जो ट्रांसपोर्ट है सीलिया की मूवमेंट की वजह से बढ़ जाती है। और चौथी टाइप जिसका अभी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो ये करती है कि वो म्यूकस सिंथेसिस को बेहतर करती है और उसकी हाइपर सिक्रीशन को रिड्यूस करती है। ये म्यूको रेगुलेटर है, यानी कि अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना होना।